माई सेल्फ एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हूँ। बच्चों, हम आज जो है वो लास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी और आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। या यूँ कहिए कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रारंभिक पार्ट पढ़ते हुए जो है आज हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और वो है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम इसकी बात करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जब किसी अणु को लगभग 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी जाती है तो अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में संक्रमण होता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और उस स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब भी हम 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किसी मॉलिक्यूल को देंगे तो वह ग्राउंड स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जाएगा या फिर वह अपर एनर्जी स्टेट से 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज़ करते हुए ग्राउंड स्टेट में आएगा और ऊर्जा का इमिशन करेगा या एब्जॉर्शन करेगा, जिससे हमारे को एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। और स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग प्रकार के संक्रमणों से हमारे को बहुत सारी लाइनें या सिग्नल्स मिलते हैं, उससे हमारे को स्पेक्ट्रम मिलता है और इस स्पेक्ट्रम को अपन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि यह स्पेक्ट्रम हमें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन की विकिरणों के अवशोषण से प्राप्त होता है। अतः इस तकनीकी को हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। देखिए, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार अणु की जो कुल ऊर्जा होती है, ई टोटल जो होती है, वह ई इलेक्ट्रॉनिक, ई वाइब्रेशनल, ई रोटेशनल प्लस ई ट्रांजिशनल के बराबर होती है। परंतु ई ट्रांसलेशनल की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि 4% होती है और वह क्वांटाइज्ड भी नहीं होती। अतः उसको एलिमिनेट करते हुए, उसको हटाते हुए अपन अणु की कुल ऊर्जा देते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार, और वह होती है ई, यानी कि कुल ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा और कंपनीय ऊर्जा तथा घूर्णनीय ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो जो कुल ऊर्जा परिवर्तन होगा वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई टोटल इज इक्वल टू डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अणु के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवेश वितरण में परिवर्तन होता है, जिससे डाइपोल मूवमेंट में परिवर्तन होता है। अतः सभी अणु इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। अब देखिए, ई टोटल जो होगी वो हो जाएगी ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस वी प्लस हाफ न्यू बार इंटू 1 माइनस वी प्लस हाफ ए प्लस बी जे इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पर अपन ने क्या किया है कि कुल ऊर्जा लिखी है। पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया, उसके बाद जो वाइब्रेशनल एनर्जी है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसके लिए लिख दी, और फिर रोटेशनल एनर्जी लिख दी। ऐसे अपन ने टोटल एनर्जी लिख दी। अब अगर अपन दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे तो उनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक अपर एनर्जी लेवल को हम डबल डैश से शो कर देंगे और लोअर एनर्जी लेवल को अपन सिंगल डैश से शो कर देंगे। तो हमारे पास इस प्रकार से अपन डेल्टा ई या डेल्टा न्यू बार लिख सकते हैं। न्यू बार डबल डैश इलेक्ट्रॉनिक प्लस वी प्लस हाफ न्यू बार इंटू 1 माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ ए प्लस बी जे डबल डैश इंटू जे डबल डैश प्लस 1 माइनस, अब हमारे पास ये हो जाएगा न्यू बार डैश इलेक्ट्रॉनिक प्लस वी डैश प्लस हाफ न्यू बार इंटू 1 माइनस वी डैश प्लस हाफ ए प्लस बी जे डैश इंटू जे डैश प्लस 1। ये हमारे पास जो हो जाएगी वो एनर्जी चेंज को बताएगा कि वास्तव में दो
एनर्जी लेवल्स में कितना ऊर्जा परिवर्तन होता है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अगर हम किसी मॉलिक्यूल को देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है। जब इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन होता है तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज आता है, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज आता है तो हमारे पास जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंज आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंज होने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी का मान होता है वह रोटेशनल और वाइब्रेशनल से ज़्यादा होता है। तो अगर हम इतनी एनर्जी देंगे तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में तो इजीली चेंज हो जाएगा। अतः जो हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो बेसिकली रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक तीनों के ट्रांजिशन के योग का जो स्पेक्ट्रम होगा वो प्राप्त होता है। तो कुल जो परिवर्तन होता है उन तीनों में परिवर्तन के साथ ही होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है बंधी व विपरीत बंधी आणविक कक्षकों के लिए स्थितिज ऊर्जा संकल्पना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए यहाँ पर हमने 3 अलग अलग ग्राफ ले रखे हैं, या 3 प्रकार के ग्राफ बताए हैं, कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी। तो ए कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं ये वाले और हायर एनर्जी लेवल्स हैं, इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वह बराबर है, जबकि 20 में है स्लाइटली लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ E1, यानी जो E1 है यहाँ पे ये जो बताया गया हायर एनर्जी लेवल, और उसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। लोअर और अपर एनर्जी लेवल को हमने लोअर एनर्जी लेवल को E0 से बताया और हायर एनर्जी लेवल को हमने क्या बताया है, E1 से बताया। इस प्रकार जो थर्ड वाला केस है यानी कि सी केस है उसमें मच लार्जर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाती है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है E1 की और भी ज़्यादा हो जाती है। इस ग्राफ में दे रखा है लोअर एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको, लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बांटा हुआ है, इसी प्रकार हायर एनर्जी लेवल को भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बांटा हुआ है। तीनों में ऐसे ही लोअर और हायर को बांटा हुआ है। देखिए पहले में क्या होता है, पहले में जो है वो ट्रांजिशन 0 से 0 हो रहा है, यानी ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है उसका V0 से अपर एनर्जी लेवल जो है उसका V0 में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि 0 इस प्रकार के ट्रांजिशन को 0 से 0 ट्रांजिशन कहते हैं। 0 वाइब्रेशन लेवल से 0 वाइब्रेशन लेवल में अगर ट्रांजिशन होता है तो उसको 0-0 ट्रांजिशन कहते हैं। और अगर लोअर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल जो है वह V बराबर 0 में है और उसका ट्रांजिशन अपर एनर्जी लेवल में हो रहा है, माना हायर एनर्जी लेवल में V1 में हो रहा है, तो उस प्रकार के ट्रांजिशन को अपन 0-1 ट्रांजिशन कहते हैं। और इससे आगे अगर अपन ट्रांजिशन देखते हैं 0 से 2, 3, 4, 5 में हो रहा है तो उस प्रकार के ट्रांजिशन को रेस्पेक्टिवली हम ये कहते हैं 0-2, 0-2, 0-3, 0-4, इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। देखिए आप जानते हो ग्राउंड स्टेट में जो होता है वो मॉलिक्यूल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यानी कि 0 एनर्जी लेवल में ज़्यादा होती है। तो अगर 0 से 0 ट्रांजिशन होता है, लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है, तो उस सिग्नल की या उस लाइन की जो है वह इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी, यानी कि जो हमारे को सिग्नल 0-0 से ट्रांजिशन से अगर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में प्राप्त होता है तो उसके लिए जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो तीव्रता होगी वह अधिकतम होगी, बजाय कि 0 से 1 वाले में या 0 से 2, 0 से 3 और 0 से 4 वाले में। अब देखिए फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल के अनुसार संक्रमण के दौरान निम्न व उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समान रहती है तो V0 से V0 में संक्रमण होता है तथा इससे प्राप्त स्पेक्ट्रल लाइन 0-0 ज़्यादा तीव्र यानी मोर इंटेंस होगी। और यदि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समान नहीं रहती है तो संक्रमण V बराबर 0 से V डैश बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन में होंगे। और इस प्रकार
से प्राप्त स्पेक्ट्रल लाइन की जो इंटेंसिटी होगी वह v बराबर 0 से v डैश बराबर 0 संक्रमण से प्राप्त 0 लाइन से कम होगी। अतः अधिक तीव्र स्पेक्ट्रल लाइन तभी प्राप्त होगी जब बॉन्डिंग व एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस समान रहे। उपरोक्त तीनों चित्रों में, ये देखिए उपरोक्त जो तीनों चित्र हमने बता रखे हैं उनमें क्रमशः ए बी सी में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, अतः स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता घटती जाती है। सो इंटेंसिटी का जो ऑर्डर होगा वह 0 लाइन की इंटेंसिटी अधिक होगी, 0 की लाइन की उससे कम होगी, और 0 लाइन की उससे भी कम होगी, और 0 लाइन की इंटेंसिटी उससे भी कम होगी, और एंड सो ऑन होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉनीय संक्रमणों के साथ कंपन व घूर्णन संकरण भी होते हैं, अतः स्पेक्ट्रल लाइन जो है अत्यधिक चौड़ी या ब्रॉड प्राप्त होती है। अब देखिए सिलेक्शन रूल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल क्या होता है। स्पिन क्वांटम संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वह चेंज नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर और मल्टीप्लिसिटी दोनों चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी ट्रांजिशन सिंगलेट टू ट्रिपलेट या ट्रिपलेट टू सिंगलेट में नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिशन हमेशा सिंगलेट टू सिंगलेट और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन होंगे, वही अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। सिमेट्री शुड बी चेंज, सिमेट्री चेंज हो जानी चाहिए, यानी एस से पी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होना चाहिए, पी से डी में, या फिर डी से एफ में, या एफ से डी में, डी से पी में, पी से एस में। बट ऐसा नहीं है कि ट्रांजिशन एस से एस हो, पी से पी हो और डी से डी हो। इस प्रकार के ट्रांजिशन जो होते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन नहीं होते हैं। ये इसके लिए सिलेक्शन रूल होता है, चयन का नियम होता है। अब हम फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल की बात करते हैं। फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल अलग से भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो इसमें हमारे को ये डेफिनेशन तो देनी ही है, साथ ही साथ अपने को ये जो तीनों पिछले मैंने अभी समझाए ए बी सी वाले तीनों ग्राफ भी, या तीनों जो है लोअर और हायर एनर्जी लेवल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो ग्राफ है उनको भी एक्सप्रेस करना है, तभी ये शॉर्ट नोट कंप्लीट हो पाएगा। तो इसके अनुसार क्या होता है, फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है कि अणु में संक्रमण जो होते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जो संक्रमण होते हैं वो इतने तीव्र होते हैं और इतने कम समय के लिए में होते हैं, 10⁻⁻15 सेकंड में होते हैं कि अणु में उपस्थित परमाणुओं की नाभिकों को गति करने का अवसर ही नहीं मिलता, और नाभिकों की स्थिति व संवेग वही रहता है जो संक्रमण से पहले थे। इससे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अधिकतर संक्रमण जो होते हैं वह 0 से 0 या v बराबर 0 से v डैश बराबर 0 में ही होते हैं, और इनसे प्राप्त स्पेक्ट्रल लाइन अधिक तीव्र होती है। सिंपल सी बात यह है कि जो ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो इतने फास्ट होते हैं कि जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में दो एटम्स की जो बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है या न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो चेंज ही नहीं हो पाती, क्योंकि ट्रांजिशन होते हैं 10⁻⁻15 सेकंड में। ट्रांजिशन इतने तीव्र होते हैं 10⁻15 सेकंड में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो ही जाता है। तो इस समय के दौरान न्यूक्लियस की जो है वो पोजीशन चेंज ही नहीं होती, यानी कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है तो दोनों जो एटम्स की पोजीशन है या दोनों एटम्स के न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वह हिल ही नहीं पाती या चेंज ही नहीं हो पाती, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रांजिशन द पोजीशन ऑफ बोथ न्यूक्लियस इज सेम या सेम रहती है। इस कारण से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि जब न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज नहीं होती तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फ्रैंक कॉर्डन ये कहते हैं कि जो ज़्यादातर ट्रांजिशन होते हैं वे 0 से 0 ट्रांजिशन ही होते हैं, और उनसे जो हमारे को जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती है वो हमेशा
इंटेंस लाइन ही प्राप्त होती है, परंतु वह ब्रॉड लाइन होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के साथ साथ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होते हैं, इसलिए वो जो है वह क्या होती है, हमारे को ब्रॉड लाइन के रूप में प्राप्त होती है। वे संक्रमण ज़्यादा इंटेंस होते हैं जिनमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस परिवर्तित नहीं होती। यह स्पेक्ट्रम में प्राप्त बैंडों के आकार व तीव्रता की जानकारी देता है। जो फ्रैंक कोंडन प्रिंसिपल होता है वह स्पेक्ट्रम में प्राप्त जो बैंड्स होते हैं यानी रेखाओं का जो समूह होता है उसकी साइज और उसकी इंटेंसिटी के बारे में भी सूचना देते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे कैसे होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं या किन आणविक कक्षकों में कौन कौन से संक्रमण जो है वह अलाउड हैं या यूँ कहिए सिलेक्शन रूल के अनुसार कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं। तो अब अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, वो है सिग्मा, पाई व आणविक कक्षकों का ऊर्जा वितरण व उनमें संक्रमण। देखिए हमने इधर से इधर एनर्जी ली है और इधर हमने जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बताए हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास सिग्मा व पाई हैं और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर हैं उनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से रिप्रेजेंट किए हैं और जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हमने एन से बताया है। तो हमारे पास क्रम हो जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर उससे ज़्यादा है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर उससे ज़्यादा है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उससे ज़्यादा हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए हमारे पास जो है वो 4 प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं सिलेक्शन रूल के अनुसार। वह संक्रमण है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, फिर दूसरा है वो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तीसरा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और चौथा है एन टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन। तो हमारे पास जो ऊर्जा का क्रम होता है यानी कि किस में हमारे को कितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है, किस ट्रांजिशन में हमारे को सबसे ज़्यादा जो ट्रांजिशन को रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वह सिग्मा टू सिग्मा स्टार में हमारे को सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उससे कम जो होगी वो एन टू सिग्मा स्टार या एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। फिर उससे जो कम होगी वह पाई टू पाई स्टार में होगी और उससे जो कम यानी कि सबसे कम जो हमारे को रिक्वायर्ड एनर्जी होगी ट्रांजिशन के लिए वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में होगी। अब मैंने एक टेबल बनाई है, आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। मैंने इस टेबल में पहले बताया है कि आवश्यक ऊर्जा क्या है, फिर यौगिक जिनमें ये ट्रांजिशन होता है, फिर उसका क्षेत्र क्या होगा, फिर उसका लैम्डा मैक्सिमम क्या होगा और फिर उसका उदाहरण मैंने इस तरह से बताया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस टेबल को इस है। तो सबसे पहले हमारे पास है वो है कि आवश्यक ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा ये हो जाएगी हमारे पास, आवश्यक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा कि जो सबसे अधिक ऊर्जा होगी वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में होगी, फिर उससे कम एन टू सिग्मा स्टार में होगी, उससे कम पाई टू पाई स्टार में और सबसे कम एन टू पाई स्टार में। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ एक ही प्रकार के बात करता हूँ। हम पहले एक देखते हैं, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार के बारे में बात करते हैं। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो है वह एस इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड वाले यौगिकों में होता है और इसके लिए जो रीजन होता है वो फार अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। लैम्डा मैक्सिमम का जो मान होता है वो 200 नैनोमीटर से कम होता है, यानी जो लैम्डा मैक्स होगा इस ट्रांजिशन के लिए उसका मान जो होगा 200 नैनोमीटर से कम होगा। क्योंकि एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा है तो लैम्डा का मान इन ट्रांजिशन में सबसे कम होगा। उदाहरण इसके लिए लेते हैं, जैसे CH4 एल्केन है, C2H6 है, साइक्लोप्रोपेन है, इस प्रकार के जो होते हैं उनमें इस तरह की ट्रांजिशन होते हैं। ये सब वो मॉलिक्यूल हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है या जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब दूसरी बात करते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये वो यौगिक होते हैं जिनमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एबंधित
बंदी हैं उनमें इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। तो अबंदी इलेक्ट्रॉन वाले जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनमें इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। अब क्षेत्र जो है इनका है मीडियम या ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन इनका क्षेत्र होता है। इनके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो 200 नैनोमीटर से 260 नैनोमीटर होगी। देखिए अब जो है वह इसकी वैल्यू बढ़ गई, 200 से कितनी हो गई 260, जबकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है उसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो 200 नैनोमीटर से कम होती है। इनमें जो उदाहरण है वो थायोल है, वो है एल्केन है, सेचुरेटेड एमीन्स हैं। इस प्रकार के जो है वो जो है यौगिक हैं उनमें इस प्रकार के ट्रांजिशन पाए जाते हैं। अब तीसरे प्रकार के ट्रांजिशन वे हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है बट नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है वह असंतृप्त यौगिकों में होता है और इसके लिए जो क्षेत्र होता है वो ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन होता है और इसके लिए लैम्डा मैक्स जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, वो होती है 260 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर। और इनके जो उदाहरण हैं यानी कि ये किन यौगिकों में पाए जाते हैं उनके उदाहरण है एल्कीन है, एल्काइन है। इस प्रकार के जो यौगिक हैं होते हैं उनमें पाई टू पाई स्टार प्रकार का ट्रांजिशन होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये उनमें होते हैं जो उनमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और वो जो असंतृप्त यौगिक भी होते हैं, उनमें इस प्रकार का ट्रांजिशन होता है और इनके लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि इनके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान सबसे अधिक होगा। इनके लिए जो रीजन होता है वो नियर यूवी या विजिबल रीजन होता है और लैम्डा मैक्सिमम का मान होता है 290 नैनोमीटर से ज़्यादा ही होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनमें लैम्डा मैक्सिमम जो होता है वो सबसे अधिकतम होता है। और यौगिक जो है उनके यौगिकों के जो उदाहरण हैं जिनमें ये इस प्रकार के जो होते हैं या इस प्रकार के ट्रांजिशन जिनमें होते हैं वो कार्बोनिल यौगिक है, N डबल बॉन्ड N है, C डबल बॉन्ड S है। इस प्रकार के जो ग्रुप्स कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। तो इस प्रकार से आज अपना जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसका अपन विस्तार से वर्णन किया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी थर्ड ईयर की सबसे बड़ी यूनिट है और उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अपन जो कल है अपन फोटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और फोटोकेमिस्ट्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।